वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट। टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट चैप्टर में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब डिटर्मिनेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो मैथमेटिशियंस वर ट्राइंग टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक दो इक्वेशन, दो अननोन टाइप के अगर हम इक्वेशन लेते हैं, टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। आपने बचपन में सीखा है, सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ क्लास में, कि नाइन्थ क्लास में प्रिसाइसली आपने सीखा था कि सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इनको हम लोग अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व होता है एलिमिनेशन मेथड से, थोड़ा रिकॉल कीजिए। व्हाट वी डू इज, हमें अगर y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन में a2 मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन में a1 मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में वी विल मल्टीप्लाई a2, सेकंड इक्वेशन में वी विल मल्टीप्लाई a1, और हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो व्हाट विल हैपन इज, x का टर्म कट जाएगा, y का टर्म बचेगा, और उसको हम लोग कलेक्ट करके y की वैल्यू इस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में b2 मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन में b1 मल्टीप्लाई करेंगे, और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि y का टर्म कट जाए, एंड देन व्हाट वी विल गेट इज वैल्यू ऑफ x। तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अभी जो वैल्यूज आई है x और y की, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी हैं, यहाँ थोड़े से बड़े से एक्सप्रेशन हैं। तो इनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए व्हाट मैथमेटिशियंस डिड इज दे डिफाइंड दिस सिंबल। इस सिंबल को उन्होंने डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 डिफाइन किया। और हम लोग इसमें करते क्या है, इसमें हम लोग 4 नंबर्स लेते हैं, उन 4 नंबर्स को 2 रोज और 2 कॉलम्स में अरेंज कर लेते हैं, और इनको हम लोग एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का मतलब आप लोग लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली जाते हैं, तो फर्स्ट रो का मतलब है a1 b1। सिमिलरली ये हो गया सेकेंड रो, तो सेकेंड रो का मतलब है a2 एंड b2। फिर एक होता है फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम का मतलब होगा, आप लोग ऐसे वर्टिकली देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम मतलब a1 a2, सेकेंड कॉलम का मतलब हो जाएगा ये चीज b1 एंड b2। सो दिस इज हाउ यू डिफाइंड दिस सिंबल। और इसकी वैल्यू जो है, इट्स वैल्यू वाज टेकन एज a1 b2 माइनस a2 b1। ये कैसे, तो इसको आप ऐसे समझिए, a1 b2 का मतलब इन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, a2 b1 का मतलब इन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, विल टेक a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। और इस डेफिनेशन से होता क्या है, जो हमने ये अभी एक्स और वाई के सोल्यूशंस लिखे हैं, इन सोल्यूशंस को हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा एंड डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। हम लोग इसको d1 अपॉन डी और d2 अपॉन डी भी बोलते हैं। आई कॉल इट डेल्टा। और हम लोग इसको ना चैप्टर के एंड में, हमने चैप्टर अभी शुरू किया है, तो चैप्टर का एंड या चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होगा वो प्रिसाइसली डील करेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे ही। तो इसको हम लोग डिटेल में लेटर पार्ट में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे d का मतलब है ये, d1 का मतलब है ये, और d2 का मतलब ये। कैन यू कनेक्ट कि इनकी वैल्यूज जो है वो ओरिजिनल अपने जो सोल्यूशन है उसको वेरीफाई करती है। जैसे अगर हम लोग वैल्यूज निकालें तो वैल्यूज कैसे निकलेंगी भाई, तो इसका मतलब ये है कि a1 b2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस a2 b1 से मल्टीप्लाई होगा। सो दिस d इज एक्चुअली द डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन। और जो ये है d1 है, d1 का मतलब है c1 मल्टीप्लाइड बाई b2 माइनस c2 मल्टीप्लाइड बाई b1, और d2 का मतलब है a1 c2 माइनस a2 c1। तो क्रिस क्रॉस में चल रहा है, पहले ऐसे फिर ऐसे, पहले लेफ्ट टू राइट फिर ये ऐसे। तो इस तरीके से ये डिफाइन किया जाता है। इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में, जब चैप्टर के लास्ट टॉपिक में सॉरी प्रिसाइसली ये आएगा। फिलहाल हम लोग सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 पे चर्चा करते हैं। अच्छा नोट कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज द नंबर इटसेल्फ। अगर हम एक नंबर को ऐसे डिटर्मिनेंट में लिखें तो ये इसका वैल्यू खुद ए ही होगा। अच्छा ये मॉड नहीं है, दिस इज नॉट मॉड, दिस इज एक्चुअली डिटर्मिनेंट। हम लोग ये डिटर्मिनेंट सिंबल सेम सा लगेगा तो आप कंफ्यूज मत होना, ये डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। करेक्ट। सो नंबर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज द नंबर इटसेल्फ। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 में अपने को ऐसे 4 एलिमेंट्स चाहिए, एंड इफ यू आर कनेक्टिंग सो आप लोग कह सकते हैं कि लेट अस टॉक नाउ अबाउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसा होगा, इसमें 3 रोज होंगी, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3, और 3 कॉलम्स होंगे। कॉलम्स क्या होंगे, इस तरीके से, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम।
तो हम लोग इसको कैसे रीड करेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे कि फर्स्ट कॉलम में है A1 A2 A3, सेकंड कॉलम में है B1 B2 B3, थर्ड कॉलम में है C1 C2 C3। रोज का मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, और कॉलम्स का मतलब होता है वर्टिकल स्ट्रिप्स। वर्टिकल स्ट्रिप्स का मतलब होता है इस तरीके से हम लोग वर्टिकली देखते हैं। तो ये 3 रो 3 कॉलम 9 एलिमेंट्स हैं, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू या जो सिंबल की वैल्यू है वो निकाली जाती है कुछ तरीकों से। तो फर्स्ट ऑफ देम इज एक्सपांशन अलोंग रो 1। एक्सपांडिंग अलोंग रो 1 का मतलब है हम लोग A1 लेंगे और A1 वाली रो और A1 वाली कॉलम को काट देंगे, तो जो बचेगा, जो सब डिटर्मिनेंट बचेगा, उसका वैल्यू लिया जाता है। तो ये फर्स्ट टर्म, ये मैं इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, ये लिखा है A1 के साथ B2 C3, सॉरी A1 के साथ, ये A1 के साथ लिखा है B2 C2 B3 C3। तो ये आया कहाँ से, इसका लॉजिक है हम लोग किसी एक रो या एक कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड करते हैं। अभी हम लोग रो 1 के अलॉन्ग एक्सपांड कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे A1 के साथ उसका सब डिटर्मिनेंट, फिर ये आ गया B1, तो B1 पकड़ेंगे तो B1 की रो और B1 का कॉलम काट दिया जाता है। ठीक, तो क्या बचेगा, बचेगा A2 C2 A3 C3, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और लास्ट जो है वो है अपना C1। अच्छा, ये प्लस माइनस क्या है, इसका लॉजिक मैं समझाता हूँ। यहाँ पे माइनस क्यों दिया है सर, यहाँ पे प्लस क्यों दिया है, इसका भी लॉजिक हम समझते हैं। फिलहाल ये देखते हैं आते कहाँ से। तो C1 जो है, ये C1 लिखेंगे हम लोग, फिर इसका रो और इसका कॉलम काटा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा A2 B2 A3 B3। तो जो बच रहा है A2 B2 A3 B3 वो यही है अपना थर्ड वाला चीज़। सो दिस इज हाउ व्हाट दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एक्सपांडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग फर्स्ट रो। हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड करते हैं, और जो ये प्लस माइनस वाला साइन है ये डिसाइड होता है पोजीशन से, ये पोजीशन से डिसाइड होता है। तो फॉर द टाइमिंग आप समझिए, इस पोजीशन पे प्लस लेते हैं, इस पोजीशन पे माइनस लेते हैं, इस पोजीशन पे प्लस लेते हैं, इस पोजीशन पे माइनस लेते हैं, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस। एग्जैक्टली ये डिसाइड कैसे होता है वो हम लोग अभी जस्ट विद इन 2 मिनट्स बात करेंगे। बट एज ऑफ नाउ आप लोग ये समझिए कि अल्टरनेट है, हम लोग यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं तो ये प्लस, अच्छा 3x3 में ही अपने सिलेबस में 3x3 हम लोग मेजरली डील करेंगे, तो मैं आपको लोकेशंस भी बता देता हूँ। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, अगर मैंने, जैसे मैंने अभी फर्स्ट रो के अलॉन्ग खोला तो ऐसे खोला, अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग खोलना चाहूँ तो मैं फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग भी खोल सकता हूँ। फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग में क्या करूँगा, आई विल राइट A1 के साथ ये वाला चीज़। ठीक, ये देखो ये वाला जो इक्वेशन है ये फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग खोल रहा है, तो A1 के साथ ये सब डिटर्मिनेंट। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम लोग A2 के साथ खोलेंगे, तो हम लोग क्योंकि कॉलम वाइज जा रहे हैं ऐसे, ठीक, तो A1 हो गया, तो A2 के साथ ये कट गया, ये कट गया, तो बचेगा B1 C1 B3 C3 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और सिमिलरली फर्स्ट कॉलम को अगर खत्म करें तो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 की बारी है, तो A3 की बारी कैसे होगी, ये A3 के साथ काटा, रो काटा, कॉलम काटा, बचेगा ये B1 C1 B2 C2। तो B1 C1 C1 B1 C1 B2 C2 का मतलब है ये वाला एक्सप्रेशन। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपांडिंग अलोंग रो 1, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एक्सपांडिंग अलोंग कॉलम 1। ऐसे आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग खोल सकते हो। ये साथ में कोएफिशिएंट माइनस लेना है कि प्लस लेना है वो डिसाइड होगा अपने इस लॉजिक से। और ये आया कहाँ से, इसको हम लोग बात करते हैं 2 मिनट में। सो ये लॉजिक है साइंस के अकॉर्डिंग, हर पोजीशन का एक साइन होता है, प्लस या माइनस। तो आइए हम लोग एक रैंडमली बीच में से भी कुछ लेते हैं। लेट से अगर मैं कॉलम 3 या लेट से मैं रो 2 ले लेता हूँ, मैं हम लोग R2 के अलॉन्ग एक्सपांड करना चाहें, तो हाउ वी विल एक्सपांड अलॉन्ग R2। हम लोग अगर एक्सपांड अलॉन्ग R2 करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये ले रहे हैं, तो हम लोग R2 में चलना चाहते हैं। सो फर्स्ट विल टेक इज A2 के साथ, क्या लिखूंगा मैं बेटा बताओ, A2 के साथ B1 C1 B3 C3, और साइन क्या लेना है, प्लस की माइनस, तो इसका पोजीशन पे है साइन माइनस, तो ये मैंने ले लिया माइनस। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अगर ये लिखा हमने, फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे रो 2 में B2, तो B2 को ये काट दूंगा, ये काट दूंगा, तो B2 के साथ बचेगा ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़ विद अ पॉजिटिव साइन। और लास्टली मैं करूँगा C2 के साथ, तो C2 के साथ हम लोग रो कॉलम काटेंगे, तो बचेगा ये एक्सप्रेशन। तो फाइनली अगर मैं रो 2 के अलॉन्ग एक्सपांड करूँ तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक, हम लोग रो 2 के अलॉन्ग एक्सपांड कर रहे हैं, तो माइनस A2 के साथ आएगा B1 C1 B3
C3, फिर आएगा प्लस प्लस, फिर क्या करेंगे हम लोग, ये हम लोग लिखेंगे B2 वाली टर्म, तो B2 के साथ मैं लिखूंगा A1 C1 A3 C3, और फिर फाइनली माइनस C2 के साथ मैं लिखूंगा A1 B1 A3 B3। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट को 6 वेज में एक्सपांड कर सकते हैं किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग। सो एक एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं। जैसे आपको ये डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है, तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपांड करो, आपको वैल्यू सेम मिलेगी। मैंने यहाँ पे एक्सपांडिंग अलोंग रो 1 किया है, तो रो 1 के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 के साथ 3 इंटू 5 15 माइनस 4 इंटू 4 16, तो ये लिखा है 1 के साथ 15 माइनस 16। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 के साथ देखेंगे, तो 2 की पोजीशन आएगी नेगेटिव वाली, तो नेगेटिव ऑफ 2 2 इंटू 5 10 माइनस 3 इंटू 4 12, तो 2 के साथ 10 माइनस 12 आ गया। और फाइनली 3 के साथ आएगा 2 इंटू 4 8 माइनस 3 इंटू 3 9, तो 3 के साथ आ गया 8 माइनस 9। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर 0 आएगा। सो ये तो मैंने एक्सपांडिंग अलोंग R1 किया है। अगर मैं एक्सपांडिंग अलोंग R2 करता, लेट से मैं रो 2 के अलोंग एक्सपांड करता, तो आप लोग बताइए एग्जांपल से कैसे करते हैं हम लोग लिखते हैं रो 2 के अलोंग, मतलब 2 लेना है पहले हमें विद अ नेगेटिव साइन, तो 2 के साथ आएगा 2 इंटू 5 10 माइनस 4 इंटू 3 12, तो 10 माइनस 12, तो 2 के साथ क्या आएगा, 2 के साथ आएगा नेगेटिव, 2 के साथ आएगा इस 2 के बारे में सोचिए, तो इसके साथ आएगा 2 इंटू 5 10 माइनस 4 इंटू 3 12, करेक्ट। फिर इस 3 के बारे में सोचिए, तो इस 3 के साथ क्या आएगा 1 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, ये 5 माइनस 9, 5 माइनस 9, और पोजिशन प्लस वाली है, तो 5 माइनस 9, और फिर लास्ट पोजीशन नेगेटिव, तो 4 के साथ आएगा 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, तो 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, तो नेगेटिव 4 के साथ आएगा 4 माइनस 6। अभी दिखने में ये अलग अलग हो सकते हैं, बट एक्चुअली अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इट विल इवेंचुअली रिटर्न 0। जैसे हम देख लेते हैं, ये लिखा है +4, ये लिखा है -12, तो दैट इज +4 -12 का मतलब -8, एंड दिस इज +8, तो इवेंचुअली ये 0 से इक्वेट हो जाएगा। दिस इज हाउ अभी एक्सपांड अलोंग रो 2। हम रो 3 के अलोंग भी, अच्छा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बोलूंगा, इसको आप हर रो हर कॉलम के अलोंग एक्सपांड करो। आप R1 R2 R3 तीनों के अलोंग एक्सपांड करो, C1 C2 C3 तीनों के अलोंग एक्सपांड करो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड देन यू विल कम टू नो दैट वेदर यू आर एबल टू एक्सपांड अलोंग एनी रो एनी कॉलम। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम इसके अच्छे वाले क्वेश्चन लेंगे ना, तो उसमें ज़रूरत के हिसाब से इट इज़ ईजियर टू एक्सपांड अलॉन्ग अ पर्टिकुलर रो, किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड करना फायदेमंद हो जाता है कुछ क्वेश्चंस में, तो हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, फिलहाल आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक, टेक पॉज दिस वीडियो, टेक सम टाइम एंड ट्राई द प्रॉब्लम। इफ यू हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, लेट अस डिस्कस दिस प्रॉब्लम। तो होगा क्या इसमें, विल सिंपली एक्सपांड अलॉन्ग रो 1, और इसको रो 1 के अलॉन्ग एक्सपांड करने पे कुछ ऐसा निकल के आ रहा है 0 इक्वल टू 0, तो सारे के कट जा रहे हैं, तो 0 इक्वल टू 0 का मतलब होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब k कैन बी एनी रियल नंबर, यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ k, दिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। एंड थिंक अबाउट इट, अगर ये कुछ ऐसा आता 1 इक्वल टू 0, तो हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, तो हम लोग क्या आंसर देते हैं उस केस में, हम बोलते हैं k बिलोंग टू 5, ऐसा कोई k नहीं है जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटीज और कॉन्ट्राडिक्शन को डील करते हैं, और अगर सारे के नहीं कटते तो कुछ k की वैल्यू आ जाती है, लेट से k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3, तो वो तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है जो आप डील कर देते हैं। फिलहाल मैं आपको आइडेंटिटी और कॉन्ट्राडिक्शन के बीच का बस समझा रहा था कि गैप कैसे फिल करता है। अच्छा, ट्राई दिस प्रॉब्लम, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, थोड़ा एक आइडेंटिटी आपका रिवाइज होगा पुराना सा। ट्राई दिस प्रॉब्लम कि इफ a b c आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, देन दिस डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज 0, या फिर नन ऑफ दीज। पॉज दिस वीडियो एंड टेक सम टाइम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर आप ये प्रॉब्लम ट्राई कर चुके हैं, सो लेट अस डिस्कस दिस प्रॉब्लम। हम लोग क्या करेंगे इस प्रॉब्लम में, हम लोग जैसे एक्सपांड करते हैं वैसे हम लोग एक्सपांड करेंगे किसी भी रो है किसी भी कॉलम के अलॉन्ग। सो फॉर प्रैक्टिस मैं आपको एक कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड करके दिखाता हूँ। मैंने अभी R1 R2 के अलॉन्ग आपको एक्सपांड करना सिखाया ना, अब लेट से मैं आपको कॉलम सी मैं रैंडमली ले रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सपोज हम लोग थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, +c के साथ आएगा एक डिटर्मिनेंट, कौन सा वाला, b c c a। समझ में आया कैसे लिखा है मैंने,
ये थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड कर रहे हैं हम लोग। तो मैं क्या लिखूंगा थर्ड कॉलम के हिसाब से, मैं लिखूंगा सी के साथ बी सी सी ए। फिर आएगी इसकी बारी, इस ए के साथ मैं क्या लिखूंगा ए बी सी ए बी सी ए, नेगेटिव पोजीशन है इसकी ए बी सी ए। फिर मैं इस बी के साथ क्या लिखूंगा, इसकी पोजीशन पॉजिटिव है, तो इस बी के साथ मैं लिखूंगा ए बी बी सी। दिस इज व्हाट आई हैव डन इज आई हैव एक्सपांडेड दिस अलॉन्ग कॉलम 3। मैंने C3 के अलॉन्ग एक्सपांड किया इसको, इसके अलॉन्ग एक्सपांड किया। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या आएगा सी टाइम्स ऑफ बी ए माइनस सी स्क्वायर, यह आएगा ए स्क्वायर माइनस सी बी बी सी, और यह आएगा बी के साथ ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हो यू विल इवेंचुअली गेट 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। आई होप यहाँ तक सब पहुँच गए, ठीक। 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो ये मैं एक्सपांडिंग द गिवन डिटर्मिनेंट वी इवेंचुअली गेट दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसको हम लोग नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा। यहाँ तक सब लोग कर चुके होंगे, आप अटक गए होंगे क्योंकि लोगों को आइडेंटिटी याद नहीं है ना, फॉर्मूला याद नहीं है। तो बेटा याद रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है वो एक्चुअली इस नंबर के बराबर होता है, इस एक्सप्रेशन के बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है जो आपको याद होनी चाहिए। इस पे IIT एडवांस बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है इस पर्टिकुलर इस आइडेंटिटी को यूज करके, ठीक। सो दिस एंड दिस आर एक्चुअली सेम एक्सप्रेशन। ये माइनस दोनों का कॉमन निकला हुआ है बाहर। फर्दर आप लोग इसको ना ऐसे यहाँ से यहाँ प्रूफ भी कर सकते हो कि ये मल्टीप्लाई होता है इसमें, पर रिवर्स सोचना थोड़ा डिफिकल्ट है। फर्दर जो ये एक्सप्रेशन होता है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, फर्दर इट कैन बी सीन दैट दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। ये जो लिखा है मैंने ये इसके बराबर भी होता है, ठीक। कैसे, इसमें आप सिंपली लेफ्ट टू राइट प्रूफ करने की कोशिश करो, और ये अरेंज कैसे होते हैं मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ, ठीक। सो इस पर हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। सो होता क्या है एक्चुअली, जैसे मुझे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मुझे ये एक्सप्रेशन दिया है, तो मैं इसको 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड करके ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और जो मल्टीप्लाई वाला 2 है मैं अंदर लिख लूँगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। नाउ ऑब्जर्व माइनस 2ab के साथ एक a स्क्वायर b स्क्वायर अगर मिल गया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक। फिर 2bc के साथ b स्क्वायर और c स्क्वायर मिल गया तो बन जाएगा ये एक्सप्रेशन, और 2ca के साथ अगर c स्क्वायर a स्क्वायर मिल गया तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इवेंचुअली देयर विल बी 2 टाइम्स a स्क्वायर 2 टाइम्स b स्क्वायर 2 टाइम्स c स्क्वायर। तो ये आप इनमें बांट दो। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप पहली बार देख रहे हो तो उसको समझ लो, और मैं तो आपको बोलूँगा आप रिवर्स प्रूफ करो। आप ट्राई टू प्रूफ कि आप ये चीज़ इसमें कन्वर्ट कर सकते हो और ये चीज़ इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। मल्टीप्लाई करके एक बार देखो और फिर आपको रिवर्स याद हो जाएगा। तो अगर आप ये समझ रहे हैं देन आपको फाइनल आंसर भी समझ में आ जाएगा कि ए बी सी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, जैसे 1 2 3 इस टाइप के, तो a प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव होगा, दिस एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव। और स्क्वायर्स का सम जो होता है, जो ये स्क्वायर्स का सम होता है a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस सी का स्क्वायर c माइनस ए का स्क्वायर, स्क्वायर्स का सम तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। अगर ए बी सी बराबर हो जाते तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाता, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता तो भी ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाता, पर ना तो a प्लस बी प्लस सी 0 है ना तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव नंबर, दिस विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव नंबर। तो आंसर क्या देंगे आप, आंसर देंगे बी ऑप्शन, ऑलवेज नेगेटिव। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं को फैक्टर एंड को माइनर ऑफ एन एलिमेंट पे, ठीक। तो वो जो प्लस माइनस साइन कहाँ से आता है, वो एक्चुअली इससे आता है। तो पहले समझते हैं माइनर क्या होता है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज एक्चुअली डिफाइंड एज द डिटर्मिनेंट obtained बाय डिलीटिंग अ पर्टिकुलर रो और कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाइज। तो इसका मतलब पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे मुझे ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3x3 का, तो इसमें हर एलिमेंट के लिए मैं एक चीज़ डिफाइन कर सकता हूँ, सब डिटर्मिनेंट, छोटा डिटर्मिनेंट, इसको हम लोग माइनर बोलते हैं। माइनर मतलब छोटा, ठीक। तो जैसे मुझे एलिमेंट a12 या लेट से हम लोग इससे ले लेते हैं कोई भी रैंडम, तो हम लोग a12 लेते हैं। तो a12 का माइनर मतलब होगा कि आप a12 का रो और a12 का कॉलम को हटा दो, a12 का रो और a12 का कॉलम को हटा दो, उसके बाद जो बचेगा
वो सब डिटर्मिनेंट कहलाएगा उसका माइनर। तो ये बचेगा A21, A23, A31, A33, करेक्ट। तो वो जो मैं बोल रहा था ना रो और कॉलम काट दो, जो हम डिटर्मिनेंट एक्सपांड करने में कर रहे थे, वो एक्चुअली हम लोग माइनर ही कर रहे थे। तो जैसे इसके माइनर की वैल्यू क्या होगी, A12 के माइनर की वैल्यू क्या होगी, वो होगी A21 इंटू C33 माइनस A23 इंटू C31, ये होगी माइनर की वैल्यू, या को माइनर भी बोलते हैं इसको। इसी तरीके से हर एलिमेंट का माइनर या को माइनर डिफाइन किया जा सकता है। जैसे A33 का माइनर क्या होगा, A33 का माइनर होगा रो काटा कॉलम काटा, ये हो जाएगा A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, ये हो जाएगा A33 का माइनर। हर एलिमेंट का एक माइनर होता है। और अब को फैक्टर की बात करते हैं। तो को फैक्टर हैज नो सेपरेट आइडेंटिटी, इट इज जस्ट रिलेटेड टू द को माइनर विद अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो ये लिखा है रूल, सी आई जे जो होता है वो -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे होता है। कहने का मतलब ये है कि आप ith रो और jth कॉलम ले रहे हो तो आप उसकी पोजीशन को सम कर दो, आप i और j का सम चेक करो। अगर वो इवन है तो ये नंबर -1 की पावर इवन पावर पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव 1 आएगी। अगर ये ऑड है, i प्लस जे अगर ऑड है तो -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव आएगा। इट इज़ जस्ट अ डेफिनेशन बेटा, को फैक्टर और को माइनर के आप डेफिनेशन समझो। तो जैसे मैंने A12 के माइनर की बात की तो आपने माइनर क्या बोला, सर ये सब डिटर्मिनेंट का वैल्यू माइनर होगा। अब मुझे अगर A12 का को फैक्टर निकालना है ना, तो मैं को फैक्टर बस यही बोलूँगा कि वैल्यू तो यही है, अब इसके आगे प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है वो डिसाइड करना है हमें। तो वो को फैक्टर बोलेगा कि जैसे ये जो पोजीशन है, हमने कौन सा एलिमेंट लिया था, हमने A12 लिया था। तो A12 का मतलब ये है कि ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है। तो इसके लिए i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में। तो i प्लस जे कितना होगा, इसके लिए i प्लस जे होगा 3। तो ये एक ऑड पोजीशन पे है, इसका मतलब हम इसके लिए माइनस यूज़ करेंगे क्योंकि -1 की पावर 3 -1 होता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों मैंने आपको डायरेक्ट पोजिशन ही बता दी थी जब मैं आपको प्लस माइनस एक्सपांड करवा रहा था। तो वो ये था कि अगर मैं पोजिशन वाइज बात करूँ तो ये होता है 1, ये फर्स्ट पोजीशन होती है 1,1, तो इसका सम इवन आता है। फिर ये होता है 1,2, 1,2 मतलब सम 3 आएगा। फिर 1,3 का मतलब सम 4 आएगा। फिर 2,1 नेगेटिव, 2,2 पॉजिटिव, 2,3 नेगेटिव। फिर ये प्लस माइनस और प्लस। तो बेसिकली माइनस का मतलब ये है, ये जो 4 पोजीशंस हैं ये ऐसी पोजीशंस है जिनमें i और j का सम ऑड नंबर आता है। तो ये जैसे ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 और 2 का सम 3 आएगा। ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका सम भी 2 + 1 3 आएगा। ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 + 3 = 5 ऑड। और ये है थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 + 2 = 5 ऑड। बाकी आप कोई भी ले लो, जैसे ये लेता हूँ तो ये 3,3 है, तो 3 + 3 = 6 इवन। तो -1 की पावर इवन +1 होता है और -1 की पावर ऑड -1 होता है। तो दिस इज हाउ को फैक्टर्स एंड माइनर्स आर कैलकुलेटेड। एंड नोट दैट अ डिटर्मिनेंट ऑफ अदर 3 विल हैव 9 माइनर्स, हर एलिमेंट का एक माइनर होगा और वो खुद एक सब डिटर्मिनेंट होगा एक कम ऑर्डर का। सिमिलरली 4 ऑर्डर के लिए 16 एलिमेंट्स होंगे, हर एलिमेंट का एक माइनर होगा और वो जो माइनर होगा वो एक सब डिटर्मिनेंट होगा ऑर्डर 3 का। बट इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अवर सिलेबस, हम लोग सिर्फ 3x3 पे रह के ही चर्चा करते हैं। ठीक, तो अगर आपको माइनर और को फैक्टर समझ में आ रहा है तो आप ये 2 पॉइंट्स नोट कीजिए जो डिटर्मिनेंट के बड़े बेसिक से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ देयर कोफैक्टर्स गिव्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पकड़ के उसके एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आंसर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। क्या बोल रहा है ये वही बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट हम एक्सपांड कैसे करते हैं। तो क्या आप अब ये कनेक्ट कर सकते हो कि किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए उसका वैल्यू ऐसे निकाला जाता है। देखो ये जो लिखा है ना, ये वही तो लिखा है कि एक्सपांडिंग अ डिटर्मिनेंट अलोंग रो 1, जो आपको भी मैंने सिखाया कि रो 1 के अलोंग एक्सपांड करते हैं, उसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है। A11 को अगर उसके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये नंबर आएगा। फिर A12 को अगर आप उसके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। और A13 को अगर आप उसके को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट होगा। और को फैक्टर नहीं अगर माइनर के तौर पे लिखना है तो आपको ये माइनस और प्लस अलग से लगाने पड़ेंगे। तो बेसिकली माइनर जो है वो प्लस माइनस कंसिडर नहीं करता है, को फैक्टर्स प्लस माइनस कंसिडर करके चलता है। सो इन शॉर्ट, किसी भी रो का उसके को फैक्टर्स के साथ
प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे तो आएगा वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। और अगर आपने सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विथ कोफैक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो ले लिया, किसी भी और के साथ लिया, तो ये जीरो आएगा। ये आप खुद वेरीफाई करो, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है ये प्रॉपर्टी आप खुद वेरीफाई करो, और फर्स्ट वाली तो अपनी डेफिनेशन ही होती है एक्चुअली। तो सेकंड वाली क्या बोल रहा है, देखो सेकंड वाली ये बोल रहा है, सेकंड वाली प्रॉपर्टी इज एक्चुअली सेइंग यू कि इफ यू मल्टीप्लाई द, जैसे मैं फर्स्ट रो लेता हूँ, लेट से a11, a12 और a13, तो इनको अपने कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। पर इन्हीं a11, a12 और a13 को अगर आप सेकेंड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब c21, c22 और c23, तो आपका जो आंसर आएगा वो एक्चुअली इवेंचुअली जीरो आएगा। ये वेरीफाई करना, ये खुद से वेरीफाई करना। सो ये आपकी दो प्रॉपर्टीज रहेंगी जो आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग फिर इसके आगे नेक्स्ट जो है उसमें हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अब तक हमने क्या समझा, डिटर्मिनेंट होता क्या है, उसमें एक्सपांशन कैसे होता है, और उसके लिए फैक्टर्स और कोफैक्टर्स और कोमाइनर्स क्या होते हैं। ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स से अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स होती हैं कुछ जो हमें हेल्प करती हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने में विदाउट एक्सपांशन, या फिर एक्सपांशन एट अ वेरी सिंपलर स्टेज, एट अ लेटर स्टेज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है डिटर्मिनेंट की वो है द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनएल्टर्ड या अनचेंज्ड इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर आप किसी डिटर्मिनेंट को कंसिडर करते हैं, लेट से हम लोग एक डिटर्मिनेंट लेते हैं जनरल, t इज इक्वल टू a1 b1 c1 फर्स्ट रो, a2 b2 c2 सेकेंड रो, a3 b3 c3 थर्ड रो, और कॉलम वाइज a1 a2 a3 फर्स्ट कॉलम, b1 b2 b3 सेकेंड कॉलम, c1 c2 c3 थर्ड कॉलम। सो अगर हम इस डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, अगर हम लोग लेट से जो पहली रो थी a1 b1 c1 उसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं किसी दूसरे डिटर्मिनेंट, हम लोग डी डैश दूसरा डिटर्मिनेंट लेते हैं डी डैश, और डी की जो फर्स्ट रो है और डी डैश की जो फर्स्ट कॉलम है वो सेम है। सिमिलरली सेकेंड रो a2 b2 c2 जो है वो सेकेंड कॉलम बन जाता है a2 b2 c2, और थर्ड रो a3 b3 c3 वो थर्ड कॉलम बन जाता है a3 b3 c3। तो अगर आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो, मतलब डी के जो रोज हैं वो डी डैश के कॉलम्स हैं, और सिमिलरली जो डी के कॉलम्स हैं वो डी डैश के रोज हैं, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होती है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, हम लोग जब डी की वैल्यू निकालेंगे, सो वी विल से दैट एक्सपांडिंग अलोंग रो 1, तो रो 1 के अलोंग एक्सपांड करेंगे तो कुछ टर्म्स आएंगी, और सिमिलरली आप डी डैश को जब सॉल्व करोगे, एक्सपांड करोगे, तो अब इसमें बोलना एक्सपांडिंग अलोंग कॉलम 1। तो देखिए जैसे यहाँ पे रो के अलोंग करते हैं तो a1 के साथ आएगा b2 c3 माइनस b3 c2, यहाँ पे a1 के साथ सेम b2 c3 माइनस b3 c2, सेम नंबर्स है, ठीक। अब जब मैं पहले वाले डिटर्मिनेंट को रो के अलोंग एक्सपांड कर रहा हूँ तो मैं b1 के साथ भी कुछ लिखूंगा, तो जो b1 के साथ लिखा जाएगा a2 c3 माइनस a2 c3 माइनस a3 c2, वही सेम एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पे b1 के साथ। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हम लोग रोज और कॉलम्स अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे एक्सपांड अलोंग रो करेंगे, यहाँ पे एक्सपांड अलोंग कॉलम करेंगे, इवेंचुअली जो टर्म्स मिलेगी हमें एक्सपांशन के बाद वो सेम ही मिलेगी। तो आपको याद क्या करना है एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी, सिंपली ये याद रखना है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होती इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड इन साइन ओनली। ये कॉलम्स पे भी वैलिड है प्रॉपर्टी। तो आइए समझते हैं क्या है। तो जैसे एक डिटर्मिनेंट है डी, अपना एक जनरल डिटर्मिनेंट लेते हैं हम, और एक दूसरा डिटर्मिनेंट लेते हैं डी डैश, और डी डैश जो है हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, हमने डी की फर्स्ट रो को और सेकेंड रो को इंटरचेंज कर दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो है a1 b1 c1, यहाँ पे सेकेंड रो है a1 b1 c1, डी की सेकेंड रो है a2 b2 c2, डी डैश की फर्स्ट रो है a2 b2 c2, और थर्ड रो हमने सेम रखी है। तो इन शॉर्ट फर्क क्या है कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो आर इंटरचेंज। तो आप लोग अगर इन दोनों को एक्सपांड करते हैं डी और डी डैश को, यू विल फाइंड आउट कि डी डैश जो है माइनस डी के बराबर आ रहा है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको सिंपली ये आप लोग खुद से प्रूव करो, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज खुद से प्रूव करने की कोशिश करो। सिंपल एक्सपांशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और प्रॉपर्टीज आपको डिराइव भी हो जाएंगी। तो आप लोग डी के लिए क्या करना, आप बोलना एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो, तो कुछ टर्म्स आएंगी। डी डैश में आप लोग एक्सपांडिंग अलोंग सेकेंड रो करना, तो होगा क्या, वही टर्म्स आपको देखेंगी, बस पोजीशन चेंज होने की वजह से जो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस था वो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस चलेगा।
So simply expand D along row 1, expand D dash along row 2. You will get the result what we are looking for, D dash equal to minus D. तो ये अपना सेकंड प्रॉपर्टी, रोज को इंटरचेंज करने पे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सिर्फ नेगेटिव हो जाती है। तो 3 होती तो -3 हो जाएगी, -3 थी तो +3 हो जाएगी। सेम एक्सप्लेनेशन कॉलम्स के लॉन्ग भी है। मतलब अगर मैं इसकी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करके लिख देता हूँ, मतलब ये फर्स्ट जो सेकंड कॉलम है उसको मैं फर्स्ट कॉलम बना लेता हूँ, B1 B2 B3, और जो फर्स्ट कॉलम है उसको मैं सेकंड कॉलम बना देता हूँ A1 A2 A3, और थर्ड में कोई चेंज नहीं, C1 C2 C3। तो जो मैंने ये डिटर्मिनेंट लिखा है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी नेगेटिव ऑफ D होगा, -D होगा। तो दिस ऑल्सो अप्लाइज ऑन कॉलम। तो वो कैसे हम लोग बोल पा रहे हैं, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, रोज और कॉलम चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप पहले रो और कॉलम को चेंज कर दो, फिर आप जो काम रो पे करोगे इवेंचुअली वो ऐसा लगेगा कि हम लोग इसके ओरिजिनल के कॉलम पे कर रहे हैं। सो दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी कि रोज, एनी टू रोज, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड सेकेंड थर्ड फर्क नहीं पड़ता, एनी टू रोज आर इंटरचेंज, वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। और सेम कॉलम के लिए भी। इनफैक्ट हम इस चैप्टर में रोज पे जितनी भी बातें करेंगे कॉलम्स पे भी ट्रू है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, आइए। थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ अ डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज आइडेंटिकल या दैट फॉर दैट मैटर एनी टू कॉलम्स आइडेंटिकल, देन इट्स वैल्यू इज 0। ठीक, कैसे, आइए एग्जांपल से समझते हैं। भाई जैसे एक डिटर्मिनेंट है, इसकी फर्स्ट रो सेकंड रो बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है, A1 B1 C1, और ये भी A1 B1 C1, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। पता है कैसे वेरीफाई कर सकते हो आप लोग, आप बोलना एक्सपांडिंग अलोंग रो 3, जो अनकॉमन रो है अब उसके अलोंग एक्सपांड कर दो। तो क्या होगा, जब आप A3 का को फैक्टर लिख रहे होंगे तो आएगा B1 C1 माइनस B1 C1, तो 0। जब आप B3 का को फैक्टर लिखोगे तो ये कट गया, तो A1 C1 आपस में कट जाएंगे। और जब आप C3 का को फैक्टर लिखोगे तो A1 B1, तो एक्चुअली होगा क्या, वैल्यू डिटर्मिनेंट की 0 आ जाएगी। और सेम बात कॉलम के लिए, तो अगर कोई भी दो कॉलम्स इक्वल हो जाती हैं तब भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक रो और एक कॉलम इक्वल है तो सर क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। या तो आप रोज पे ही बात करो या तो आप कॉलम्स पे बात करो, मिक्स नहीं करेंगे। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी में भी या तो दो रोज इंटरचेंज होगी या तो दो कॉलम्स इंटरचेंज होगी। यू कैन नॉट इंटरचेंज वन रो एंड वन कॉलम, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, या तो रो में खेलो या कॉलम कॉलम में खेलो। तो ये थे अपने तीन प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ अ डिटर्मिनेंट हैज ऑल द एलिमेंट्स 0 इन एनी रो और कॉलम, देन इट्स वैल्यू इज 0। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो अगर है 0 0 0, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। प्रूव कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है यार। कैसे बोलोगे आप, एक्सपांडिंग अलोंग रो 1, तो रो 1 का आप कुछ भी मल्टीप्लाई, B2 C3 माइनस B3 C2 जो भी है, इवेंचुअली मल्टीप्लाई तो उसको 0 से ही होना है, तो वैल्यू 0 आएगी। सिमिलरली इसका को फैक्टर, और सिमिलरली ये अपने थर्ड वाले 0 का, तो जो भी 0 0 0 रो में लिखा है हम उसी रो के अलोंग एक्सपांड कर देंगे। इसलिए आप समझ सकते हो, अगर कोई कॉलम भी है 0 0 0, तो यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे बाकी के एलिमेंट्स कुछ भी लिखे हो, फर्क नहीं पड़ता। सो होगा क्या, अगर ये कुछ भी लिखा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एक्सपांडिंग अलोंग कॉलम 1, हम लोग कॉलम 1 के अलोंग एक्सपांड करेंगे तो इवेंचुअली डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। सो फोर्थ प्रॉपर्टी इज, किसी भी रो में 0 0 0 आ गए या किसी भी कॉलम में 0 0 0 आ गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि सर वो एक रो में 2 0 है और किसी दूसरे कॉलम में तीसरा 0 है, तो उसकी मदद से हम लोग 0 नहीं बोल पाएंगे। या तो पूरी की पूरी रो 0 0 0 हो जाए या पूरा का पूरा कॉलम 0 0 0 हो जाए, तो ऐसा कुछ है। तो ये था फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। तो इसको हम लोग कॉमन निकालने वाली है, फैक्टर कॉमन निकालने वाली प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। क्या मतलब है इसका, एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर एक डिटर्मिनेंट है D जो कि इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग A2 B2 और C2 कर लेना, हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं। सो लेट्स से फर्स्ट रो में है A1 B1 C1, सेकेंड रो में है A2 B2 C2, और थर्ड रो में है A3 B3 C3। सपोज अगर पहली रो में मैं K मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे A1 हो गया K टाइम्स A1, B1 हो गया K टाइम्स B1, या C1 हो गया K टाइम्स C1, तो इवेंचुअली इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू में जो कनेक्शन होगा वो होगा ये D डैश जो होगा वो K टाइम्स D होगा। एक्सप्लेनेशन, प्रूफ आप कैसे कीजिएगा, प्रूफ आप ऐसे रखना, आप बोलना कि एक्सपांडिंग अलोंग रो 1, आप रो 1 के अलोंग D को भी एक्सपांड करो, रो 1 के अलोंग D डैश को भी एक्सपांड करो। तो एक्सपांशन जब आप करेंगे, जब आप इसका प्रूफ खुद से करेंगे लिख के, तो व्हाट यू विल फाइंड इज कि जो D डैश जब आप कर रहे थे तो वो K आराम से सब में से कॉमन निकल रहा होगा, ठीक,
क्योंकि कोफैक्टर्स तो सेम ही आएंगे जैसे पहले आ रहे थे, बस एक एक्स्ट्रा के सब में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आपको ऐसे पिक्चर या आपको ऐसे विजुअली याद रखना है कि जब हम लोग किसी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम में कॉमन लेना चाहें तो ऐसे कॉमन ले सकते हैं। आप इस पूरे रो में से के को कॉमन निकाल सकते हैं और इसको लिख सकते हैं के टाइम्स ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 एंड c3। तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट d। अच्छा, मेट्राइसिस चैप्टर आपने अगर हल्का फुल्का कहीं सुन रखा है तो डिटर्मिनेंट और मेट्राइसिस में ये एक छोटा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में से आप पूरा की पूरा k कॉमन निकाल सकते हैं या किसी एक कॉलम में से पूरा की पूरा k कॉमन निकाल सकते हैं। मेट्राइसिस में ऐसा नहीं होता है। मेट्राइसिस में ये k जब हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तब जाके एक बार कॉमन निकलेगा। तो हम लोग मेट्राइसिस चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे, पर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं आपने और सुन रखा हो मेट्राइसिस के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा फर्क है, डिटर्मिनेंट और मेट्राइसिस दिखने में एक तरीके हैं बट कुछ फर्क होता है। तो ये आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी। Now, sixth property is if each element of any row or let's say column can be expressed as a sum of two terms, then determinant can also be expressed as sum of two determinants. तो इसको हम कैसे बोलेंगे? ये एक इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास। तो सेकेंड रो और थर्ड रो को बिना छेड़े हुए, बिना डिस्टर्ब किए हुए हम लोग फर्स्ट रो को दो नंबर्स के सम में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट ऐड होके ये बन जाएगा। अच्छा, आप इस प्रॉपर्टी को RHS टू LHS समझो। RHS में दो डिटर्मिनेंट लिखे हैं जिनका सेकेंड रो थर्ड रो सेम है, सेकेंड रो थर्ड रो सेम है और फर्स्ट रो में कुछ अंतर है। तो अगर दो रो सेम है तभी आप लोग ऐसे अनकॉमन वाले रो को ऐड करके लिख सकते हो। ठीक है, अब इससे एक चीज़ आप समझ में आती है कि ये कोई मनगढ़ंत प्रॉपर्टी मत बना लेना कि लेट से सर सपोज यहाँ पे ये A3 B3 और C3 की जगह कुछ और होता, लेट से अल्फा बीटा और गामा होता। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं? तो ऐसा नहीं कर सकते आप, मनगढ़ंत प्रॉपर्टी मत बनाना। टू डिटर्मिनेंट्स कैन बी एडेड लाइक दिस ओनली इफ दे हैव वन अनकॉमन रो। सिर्फ एक ही रो अनकॉमन होनी चाहिए, बाकी दो रोज सेम होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर कोई डिटर्मिनेंट है D1 और कोई डिटर्मिनेंट है D2 तो D1 प्लस D2 जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप लोग इस स्टाइल में तभी ऐड कर सकते हो अगर दो रोज उसकी सेम है या दो कॉलम सेम है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? आप LHS में भी एक्सपांशन अलोंग रो 1 करना, आप RHS में भी एक्सपांशन अलोंग रो 1 करना, यू विल गेट द सेम टर्म्स। और ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, जो आप लोग सोच रहे हो ना, आपके दिमाग में आ रहा है, वो मेट्राइसिस में होता है। दो मैट्रिक्स ऐसे ऐड होती हैं, जैसे एक मैट्रिक्स है ABCD और एक मैट्रिक्स है EFGH। तो जब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगा तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे आपस में। ये डिटर्मिनेंट में नहीं होता, ये मैट्राइसिस में होता है। ठीक है, तो जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप लोग ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड करने वाली थ्योरी डिटर्मिनेंट में मत लगाना। तो दिस वाज योर सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सेवंथ और लास्ट प्रॉपर्टी पे आने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगा, क्योंकि सेवंथ प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग लास्ट में अलग से ही लेते हैं। फिलहाल जो हमने अब तक पढ़ी हैं 6 प्रॉपर्टीज़ 1 2 3 4 5 6, उस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग पेन और पेपर साथ में रखिए और फटाफट ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस दिए मैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। आप जैसा करना चाहते हैं बिल्कुल वैसे कीजिए, फिर हम लोग इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज कैसे हेल्प करती हैं हमें, हम समझते हैं। सो इफ़ यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन, आप इस वीडियो को पॉज करके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कर चुके हो उसको ट्राई, तो आइए फिर हम इसके सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम को मैं डायरेक्टली सॉल्व या डायरेक्टली एक्सपांड करने से बेटर है मैं कुछ कॉमन आपको चीज़ दिखाना चाहूँगा, कॉमन कैसे निकाला जाता है। जैसे फर्स्ट रो में 100, 200 और 300 ये तीन चीज़ें लिखी हैं, तो कांट आई से दैट फर्स्ट रो जो लिखी है वो लिखा है 100 इंटू 1, 100 इंटू 2 एंड 100 इंटू 3। फर्स्ट रो में ऐसा नहीं लिखा 100 इंटू 1, 100 इंटू 2, 100 इंटू 3। सो ये 100 को हम लोग पूरा कॉमन ले सकते हैं। हम लोग इस 100 को फर्स्ट रो से कॉमन निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेम वे में सेकेंड रो में 16, 32 और 16, थर्ड रो में 5, 25 और 15। तो ये अपन ने पढ़ा था ना, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी कॉमन निकालने वाली। सो आप लोग ऐसे कॉमन निकाल सकते हो। क्या किया मैंने, फर्स्ट रो में से 100 कॉमन निकल गया है, बचा 1 2 3। सेकेंड रो में से 16 कॉमन निकल गया है, बचा है 1 2 1। और थर्ड रो में से 5 कॉमन निकल गया है, तो बचा है 1 5 और 3।
तो ये हमने कॉमन निकालने वाली प्रॉपर्टी की है। बाकी इस डिटर्मिनेंट को आप लोग नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हो वैसे आप कर सकते हो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड कर सकते हो। तो फायदा क्या हुआ प्रॉपर्टी का, बड़े बड़े नंबर्स, बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन से हम लोग बच गए। आप अगर नॉर्मली डायरेक्ट एक्सपांड करते तो क्या होता, जैसे R1 के अलॉन्ग एक्सपांड करता हूँ तो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ता 32 इंटू 15 माइनस 16 इंटू 25। तो बड़े बड़े नंबर्स के कैलकुलेशन से बेटर है कि हम लोग कॉमन निकाल लें और फिर अब आप लोग इसको छोटे नंबर्स में खेलो। 2 इंटू 3 6 माइनस 5 इंटू 1। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 48,000। सिमिलरली आप लोग अगर खेल समझ रहे हो तो सेकंड क्वेश्चन में आप लोग बता सकते हो क्या क्या दिख रहा है। मुझे तो इसमें एक 9 कॉमन लग रहा है। आप बोलोगे सर मेरे को तो इसमें 5 भी कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, आप एक एक बार में एक एक स्टेप करो। जैसे अपन पहले 9 कॉमन निकालते हैं तो इसको हम लिखेंगे 9 इंटू, ये हो जाएगा 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 2 18, बाकी इसको रहने दो। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में आप लोग क्या बोलो, आप लोग बोलो अब इसमें से 5 कॉमन निकल जाएगा तो 9 इंटू 5 और आएगा 5 कॉमन मतलब 1 3 और 5, बाकी एज इट इज 1 1 5 एंड 2 2 एंड 7। तो इस तरीके से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। सो विच इज व्हाट वी हैव डन हियर। सो इवेंचुअली जो फाइनल आंसर आएगा, जो अपने सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 270। इस डिटर्मिनेंट को आप लोग फिर अलग से एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले डिटर्मिनेंट को आप लोग इजीली एक्सपांड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन निकल नहीं रहा तो अपने को एक्सपांड करना ही पड़ेगा फाइनली। तो फाइनल आंसर है 270। एक और प्रॉब्लम आप ट्राई कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, टेक योर टाइम, और इस थर्ड क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे। फिर एक बार अगर आप ट्राई कर चुके हो तो आइए फिर इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। मैं पहले आंसर बता देता हूँ। जो लोग ट्राई कर चुके हैं, द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 4। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं कैसे 4 है। सो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले फर्स्ट रो में से ए कॉमन निकाल लिया। ठीक है, इसमें से पूरे में से ए कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, ए इंटू माइनस ए बी और सी, बाकी सब कुछ सेम, नो चेंज नो चेंज नो चेंज। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब सेकंड रो और थर्ड रो यही लिखा होगा तो सेकंड रो में से बी कॉमन निकल रहा होगा। तो सेकंड रो में से अगर मैंने बी कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बचेगा ए माइनस बी और सी। और जब मैं ये चीज़ कर रहा था तो थर्ड रो अभी भी चेंज नहीं हुई है, थर्ड रो वही थी, ए सी बी सी और माइनस सी स्क्वायर। तो थर्ड रो में से भी एक सी कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, ये कॉमन निकालने के बाद, तीनों को कॉमन निकालने के बाद कुछ अपने पास ऐसा बन जाएगा। ये अपन यहाँ तक पहुँच गए अभी। और अगर आपने ये कर दिया फिर आपको दिख जाएगा सर फर्स्ट कॉलम में से ए, सेकंड कॉलम में से बी और थर्ड कॉलम में से सी। सो इवेंचुअली अपना फाइनल सोल्यूशन जो रहेगा वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। और हम लोग यहाँ तक लैंड अप कर गए और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप लोग इजीली बेसिक एक्सपांशन से निकाल सकते हो। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है 4। इसके आगे मैं क्यों और प्रॉपर्टीज नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना। मैं एक ऐसे स्टेज पे अगर पहुँच जाता हूँ, अगर हम एक ऐसी स्टेज पे पहुँच जाते हैं जहाँ हम डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करके बिना मेजर कैलकुलेशंस किए इजीली उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फाइनल आंसर है 4। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आप लोग ट्राई कीजिए। विदाउट एक्सपांशन यू हैव टू प्रूव दैट ये LHS और RHS में दो डिटर्मिनेंट लिखे हुए ये सेम होंगे। टेक योर टाइम। ठीक है, 2 स्टेप का आंसर होगा बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सो इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड द प्रॉब्लम, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, पता है, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी ए सी है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बी और सी नहीं होना चाहिए था, और यहाँ पे ए एक और बार होना चाहिए था, क्योंकि अगर ए स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे एक ही है, अगर यहाँ पे भी ए स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे एक ही है। तो हमें LHS के फर्स्ट रो में हमें ए की ज़रूरत है। ऐसा नहीं लगता हमें, LHS में फर्स्ट रो में हमें ए मल्टीप्लाई करना चाहिए। सिमिलर एक्सप्लेनेशन, सेकेंड रो में हमें बी की ज़रूरत है ताकि बी स्क्वायर जैसा कुछ बन सके, और थर्ड रो में हमें सी की ज़रूरत है ताकि ये सी स्क्वायर जैसा कुछ बन सके। ठीक, करेक्ट। एक और चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे मुझे बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बनाना है, अगर ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बनाना है अगर मुझे, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर चाहिए। मतलब यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है इन दोनों ए की तो ज़रूरत है नहीं। कौन से दो ए की बात कर रहा हूँ मैं, एक इस ए की और इस ए की। बिल्कुल सेम वे में ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए कॉलम वाइज, तो यहाँ पे इस बी की ज़रूरत नहीं थी, इस बी की ज़रूरत नहीं थी। सो व्हाट आई एम टेलिंग इज, ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका सोल्यूशन सिंपल सा इतना सा होगा। आप LHS में से क्या करेंगे, आप फर्स्ट कॉलम में से ए को कॉमन निकालेंगे, सेकंड कॉलम में से बी को कॉमन निकालेंगे, और थर्ड कॉलम में से
सी को कॉमन निकालेंगे, और ये जो आपने ए बी सी कॉमन निकाले हैं आप रो 1, रो 2 और रो 3 में रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको रेडीमेड आरएचएस मिल जाएगा। तो क्या है, क्या कह रहे थे हम लोग, सोल्यूशन ये रहेगा, जब मैं फर्स्ट कॉलम में से ए बाहर निकालता हूँ तो मेरे पास पता है क्या बचेगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, यहाँ पे सिर्फ बी, यहाँ पे सिर्फ सी। सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम रहेंगे बिना कोई चेंज। फिर अगली स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं सेकंड कॉलम में से बी को कॉमन निकालूंगा, तो मेरे पास बचेगा ए सी प्लस ए का स्क्वायर बाय बी, और यहाँ बचेगा सी, ये मैंने बी भी कॉमन ले लिया। थर्ड कॉलम सेम, अब जब मैं थर्ड कॉलम में से सी को कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास बचेगा ए बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। अब आगे वाली स्टेप्स में मैं क्या करूंगा, इस ए को मैं फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस बी को मैं सेकंड रो में मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इस सी को मैं थर्ड रो में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस तरीके से अपने को आरएचएस वाला डिटरमिनेंट मिल जाएगा। तो बेसिक प्रॉपर्टीज कॉमन निकालने वाली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसकी मदद से हमने एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूफ कर दिया विदाउट एक्सपांशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट चीज, हमें एक्सपांशन की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन द डिटरमिनेंट चैप्टर। हम लोग इस तरीके से डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग, और फिफ्थ प्रॉब्लम लेते हैं। अब एडिशन वाली प्रॉपर्टी जो पड़ी थी उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो एक बार, फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें हमें एक डिटरमिनेंट दिया है जो आर पे डिपेंड करता है, और हमें इस आर की वैल्यू को 1 से लेके n तक के लिखना है। तो हमें पूछा क्या है, हमें बेसिकली पूछा है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो बताइए डेल्टा 1 क्या होगा। हम आर की वैल्यू रखेंगे 1, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स बनेंगे, ये एक्स वाई जेड बनेगा, और यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है वो ऐसा कुछ बनेगा। अब सोचो अगर यहाँ डेल्टा 1 की जगह मेरे को डेल्टा 2 बोला जाता तो क्या चेंज आता। ये चेंज होते क्या, एक्स वाई जेड और ये कॉलम्स, ये तो चेंज नहीं होते, सिर्फ फर्स्ट कॉलम चेंज होता। तो मैं आर की वैल्यू 2 डालता तो ये 2 बन जाता, आर के लिए 2 डालने पे ये 3 बनता, आर के लिए 2 डालने पे ये 3 × 2 6 -2 4। तो बेसिकली ये फर्स्ट कॉलम आर पे डिपेंड कर रही है, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम चेंज नहीं हो रही है। सो पता है हम लोग क्या करेंगे, हम अपने को डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 अप टू डेल्टा n बोला गया है, तो इन सभी डेल्टाज में C2 एंड C3 सेम कॉलम्स, दो कॉलम्स जो है वो चेंज नहीं हो रही है। सो अपनी ये प्रॉपर्टी थी ना, लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी कौन सी, ये सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी, कि अगर दो रोज सेम है तो हम लोग ये जो दो रोज अपनी सेम है, अगर ये सेम है तो अनकॉमन वाली रोज के एलिमेंट डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं बिना कॉमन रोज को छेड़े, बिना कॉमन रोज को डिस्टर्ब किए। और यही चीज कॉलम में भी लागू होती है। तो उसी पे एक सिंपल सा अपना क्वेश्चन रहेगा। सिंपल तो नहीं है वैसे, ट्रिवियल नहीं है, अपने को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को बिना चेंज किए हुए ये सेम वही रहने दिया है। सिंपली जो भी फर्स्ट कॉलम में बन रहा होगा उसको हमने ऐड कर दिया। तो फर्स्ट कॉलम में क्या बन रहा होगा, आर की वैल्यू 1 2 3 4 रखते हुए ये सीरीज बनती होगी, और सेकेंड ये 2r-1 की सीरीज ऐसी बनेगी, और 3r-2 की सीरीज ऐसी बनेगी। और इनको आप लोग एपी के फॉर्मूले से ऐड करके बता सकते हैं कि ये टर्म्स ऐड अप होके क्या बन जाएंगी, ये बन जाएगी एग्जैक्टली इक्वल टू द थर्ड कॉलम। तो फाइनल आंसर क्या है क्वेश्चन का पता है, 0। कौन सी प्रॉपर्टी, दो कॉलम्स अगर सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, दो रोज अगर सेम होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 0। सो सिमिलर क्वेश्चन आप लोग एक सिक्स्थ भी ट्राई कर सकते हो, सेम लॉजिक पे है। ठीक है, लॉजिक बिल्कुल सेम है, आपको बस ये पहचानना है कि कौन सा रो या कौन सा कॉलम है जो चेंज नहीं हो रहा है। हिंट, सिग्मा आर पे लगा हुआ है, आर रनिंग वेरिएबल है, एन कांस्टेंट है। ट्राई कर लिया प्रॉब्लम, सोल्यूशन बताऊं तो सोल्यूशन रहेगा R2 एंड R3 चेंज नहीं होंगे, सिर्फ R1 के एलिमेंट्स चेंज होंगे। तो जो R1 के एलिमेंट्स चेंज होंगे, मैंने सिग्मा इसलिए अंदर ले लिया है, आप इसको सॉल्व कीजिए, यू विल फाइंड आउट दैट द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली 0। कैसे, सोचो, क्यों, जो अपना थर्ड रो है वो तो सिर्फ डराने के लिए दे रखा है। ये 2r-1 पे जब सिग्मा लगेगा तो आंसर आएगा n²-1, ये दोनों सेम होंगे। जब NCR पे आप लगाओगे तो वो 2n होगा, ये दोनों सेम होंगे, और सिग्मा 1 जो होता है n+1 ये। तो बेसिकली ऑन सॉल्विंग फर्स्ट रो एंड सेकंड रो विल बिकम आइडेंटिकल, विल टर्न आउट टू बी आइडेंटिकल। तो फाइनल आंसर जो रहेगा, 2 रोज आर सेम, फाइनल आंसर इज 0। फर्स्ट रो सेकंड रो सेम निकल के आ जाती है, तो फाइनल आंसर हम 0 रिपोर्ट करेंगे।
फाइनली जो अपना सेवंथ प्रॉपर्टी था, लास्ट प्रॉपर्टी, उस पर चर्चा करते हैं. सो सेवंथ प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज्ड बाय एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और लेट्स से कॉलम द सेम मल्टीपल्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और फॉर कॉलम रिस्पेक्टिवली. तो ये मैंने क्या बोला है, इसको हम लोग प्रॉपर्टी को थोड़ा समझते हैं. देखो, बोल ये रहा है कि अगर एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है डी और एक दूसरा डिटर्मिनेंट है डी डैश, दोनों में फ़र्क क्या है? डी डैश में जो एलिमेंट्स हैं वो एक रो तो सेम ही है, ए टू बी टू सी टू सेम है, बाकी जो दूसरी रो है ना उसमें सेकेंड रो या फर्स्ट रो के मल्टीपल्स ही ऐड किए हुए हैं. व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीपल्स? जैसे यहाँ पे a1 के साथ है a1 प्लस एम a2 मल्टीपल ऑफ a2, यहाँ पे b1 के साथ वही सेम मल्टीपल ऑफ b2 है और यहाँ c1 के साथ वही m मल्टीपल ऑफ c2 है. सो ऐसा अगर हम करते हैं तो प्रॉपर्टी ये बोलती है कि d और d डैश सेम रहेंगे, जो वैल्यू रहेगी वो सेम ही आएगी. पता है इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है एक्चुअली सिक्स्थ प्रॉपर्टी. ये जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, कहाँ गई सिक्स्थ प्रॉपर्टी भाई? ये, इसकी मदद से आप लोग प्रूफ कर सकते हो सेवंथ प्रॉपर्टी. क्यों, क्या होता है जब हम लोग दो रोज, इनफैक्ट जब आप सेवंथ प्रॉपर्टी प्रूफ करोगे तो आपको फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी दोनों यूज में आएगी. ठीक, कैसे? क्योंकि अगर मुझे सेवंथ प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये बोलूंगा लेट से हम लोग डी डैश की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो आप लोग क्या करना, आप लोग सेकेंड रो और थर्ड रो को बिना चेंज किए हुए सिर्फ आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को तोड़ देना. आप दो डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस करो जहाँ पे सेकेंड रो और थर्ड रो सेम है. फर्स्ट रो में यहाँ पे मैं लिखूंगा a1 b1 c1 और यहाँ पे मैं लिखूंगा m a2 m b2 m c2. फिर वो m कॉमन आ जाएगा बाहर, a2 b2 c2 a2 b2 c2 कॉमन, तो ये वैल्यू डिटर्मिनेंट की हो जाएगी 0. सिमिलरली जब मुझे इससे टैकल करना है तो मैं फर्स्ट रो सेकेंड रो को सेम रखते हुए इसके एलिमेंट्स को तोड़ के दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख लूंगा और इवेंचुअली मेरे को वो भी 0 मिल जाएगा. तो अगर किसी को नहीं समझ में आता प्रूफ तो आप एक काम सिंपल सा कर सकते हैं, आप इस डिटर्मिनेंट को सेकेंड रो के अलोंग एक्सपांड कीजिए, इस डिटर्मिनेंट को भी आप सेकेंड रो के अलोंग एक्सपांड कीजिए. यू विल फाइंड आउट दैट इंडिपेंडेंट ऑफ m एंड n, m और n की वैल्यू पे बिना डिपेंड किए ये दोनों डिटर्मिनेंट्स सेम आएंगे. इसको हम लोग बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं और इसको हम लोग पता लिखते कैसे? वी से दैट r1 गोज टू r1 प्लस एम r2. क्या लिखा है मैंने? r1, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं गोज टू r1 प्लस एम r2. तो इसका मतलब ये है बेटा कि r1 की जगह r1 प्लस एम r2 लिख लो. अब r1 प्लस एम r2 क्या है? देखो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. तो r2 में सेकेंड रो में हमने m मल्टीप्लाई किया तो बन गया m a2 m b2 m c2 और ये जो नंबर आए हैं इसमें आप r1 में ऐड कर दो और r1 को रिप्लेस कर दो. जब आप ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो आप ये सोचा करो हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लगा रहे हैं. तो अभी हम लोग रो 1 पे लगा रहे हैं तो रो 1 के एलिमेंट्स चेंज होंगे, रो 2 के एलिमेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और सिमिलरली जो ये नीचे वाली चीज़ है ये हम लोग लगा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑन R3 पे अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो R3 रो चेंज हो जाएगा, बाकी रोज चेंज नहीं होंगी. ठीक है, तो हमने एक एक करके ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाए. और इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज़ ध्यान रखना कि आप लोग जिस रो पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो उसका कोएफिशिएंट आप लोग m या n नहीं ले सकते, उसका कोएफिशिएंट 1 ही होना पड़ेगा. जैसे मैं R1 पे लगा रहा हूँ तो R1 गोज टू R1 प्लस समथिंग R2. ये समथिंग जो है ये दूसरे रो पे लगेगा. मैं यहाँ पे m नहीं लिख सकता. यहाँ पे अगर मैं m लूँगा, मतलब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ समथिंग लाइक दिस R1 गोज टू 2R1 प्लस 3R3, तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है, ये रॉन्ग है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते. डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी, तो ये हम लोग नहीं कर सकते. डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी. हम लोग जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे वो रहेगा R1 गोज टू R1 प्लस यहाँ पे आप R2 का या R3 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हो. 3 टाइम्स R2, लेट से 5 टाइम्स R2 या लेट से 11 टाइम्स R2. ये आप नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी दे सकते हो. R1 गोज टू R1 प्लस, या माइनस ले लेते हैं, R1 गोज टू R1 माइनस 7/5 R2. ये भी सही है, ये भी करेक्ट है. बस जिस रो पे ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है ना उसका कोएफिशिएंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसका कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए. तो ये क्या बोला है हमने, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं और बड़े काम का ट्रांसफॉर्मेशन है. ये ट्रांसफॉर्मेशन पे स्टार इसलिए लगा है, ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला है आपको. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. 2D का सवाल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जहाँ पे A, B और C पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं. कैसे निकालते थे हम लोग एरिया? हाफ डेल्टा
x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 ऐसे ही लगाते थे। ठीक, अब मैंने प्रैक्टिस के लिए एक इजी एग्जांपल लिया है। वैसे तो आप इस डिटर्मिनेंट को नॉर्मली एक्सपांशन से भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर आइए प्रॉपर्टीज लगाना सीखते हैं। ठीक है, अच्छा जनरली ये जो m और n है ना, इनकी वैल्यू जनरली 1 या फिर -1 ही ली जाती है, या फिर 2 -2 इस टाइप के वैल्यूज से ही काम चल जाता है अपना, और इसके ज़्यादा बाहर वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा अब एक चीज़ समझो, मुझे जब भी किसी कॉलम में 1 1 1 नज़र आता है, मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी किसी कॉलम में 1 1 1 नज़र आए तो आप रोज को सब्ट्रैक्ट करना चालू कर दो। यहाँ कभी आपको रोज में 1 1 1 नज़र आए तो आप कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करना चालू कर दो। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से 1 -1 0 आने लग जाता है, या फिर इनफैक्ट सेम नंबर्स जब भी आपको मिले तो आप सब्ट्रैक्ट करो। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो हमने कैसे सॉल्व किया है। वी विल अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन R1 गोज टू R1 माइनस R2। हम लोग इस डिटर्मिनेंट पे R1 की जगह R1 माइनस R2 से रिप्लेस कर देंगे। तो 8 की जगह क्या लिखा जाएगा, 8 - 5 3। इस 1 की जगह क्या लिखा जाएगा, 1 - 7 दैट इज -6। फिर जो ये है 1, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, 1 - 1 0। तो फर्स्ट रो क्या बन गई, देखो पहले थी 8 1 1 1 8 1 1, अब बन गई है 3 - 6 0। अब अगले स्टेप में, देन उसके अगले स्टेप में, अच्छा एक स्टेप लगाने पे सेकेंड रो थर्ड रो तो चेंज हुई नहीं, सिर्फ फर्स्ट रो चेंज हुई। अब अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे R2 गोज टू R2 माइनस R3। हम R2 की जगह R2 माइनस R3 लिख लेंगे। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5 की जगह 5 - 2 दैट इज 3, 7 की जगह 7 - 1 दैट इज 6, और 1 की जगह 1 - 1 दैट इज 0। समझ में आया। तो क्या फायदा हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से, क्या फायदा हुआ, देखो ये पहले डिटर्मिनेंट था और ये डिटर्मिनेंट है। प्रॉपर्टी बोलती है कि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा है, बट ये नए वाले डेल्टा को सॉल्व करना बड़ा आसान है। क्यों, मैं आपको बोलूंगा बेटा एक्सपांड कर लो थर्ड कॉलम के अलॉन्ग, एक्सपांड दिस अलॉन्ग थर्ड कॉलम। क्यों, देखो 0 और 0 पे कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी, सीधे 1 के करस्पॉन्डिंग आएगा 3 × 6 18 माइनस ऑफ 3 × -6। तो ये हो जाएगा 18 + 18 36 डिवाइड बाय 2। तो फाइनल आंसर होगा 18। ठीक है, इसमें हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं। ये प्रूफ करना है कुछ अपने को, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। आप लोग एक्सपांशन से करोगे तो लेंदी कैलकुलेशन बनेगा। हम लोग फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज में भी यूज होता है, और थोड़ा सा इसको प्रॉपर्टी से समझते हैं। तो पता है क्या कीजिए, आपको अगर किसी भी रो में 1 1 1 नजर आए या किसी भी कॉलम में 1 1 1 नजर आए तो आप दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करना चालू कर दो। अभी अपने को क्या नजर आ रहा है, हमें कॉलम में, एक कॉलम में 3 इक्वल नंबर्स नजर आ गए, तो हम लोग रोज को सब्ट्रैक्ट करना चालू करेंगे। मैं बोलूंगा R1 की जगह आप R1 माइनस R2 लगा दो। क्या होगा, देखो दोनों रोज को सब्ट्रैक्ट करो और जो भी आंसर आता है उसको फर्स्ट रो में लिख लो। तो मैं ऐसा कुछ लिख लूंगा, कुछ पल्ले पड़ा। सेकेंड और थर्ड रो चेंज नहीं होगी, सेकेंड रो एंड थर्ड रो विल नॉट चेंज। तो क्या फायदा हो गया, देखो ऐसा करने से एक 0 जनरेट हो गया। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे R2 गोज टू R2 माइनस R3। क्या फायदा होगा इससे, इससे यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब यहाँ 0, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब B - C, और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कीजिए आप। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स आप लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करो, समझो क्या बनता है, और जो निकल के आएगा रिजल्ट, वो निकल के क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली। सो हमने क्या किया, 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगाए। पहले R1 की जगह R1 माइनस R2, फिर हमने R2 की जगह R2 माइनस R3। ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से डिटर्मिनेंट यहां तक पहुंच गया। फायदा, इस टर्म में से कुछ कॉमन निकलने लग जाएगा। ये हो गया a + b इंटू a - b, और साथ में जो लिखा है उसमें से c बाहर निकालने का a - b। तो ये जो है बना है, इसमें से ये a - b कॉमन, और वही a - b यहाँ पे भी है। सो फर्स्ट रो में से, पूरी की पूरी फर्स्ट रो में से a - b कॉमन, इधर 0, क्योंकि 0 में से कुछ भी कॉमन निकाल लो 0 ही बचेगा। यहाँ a - b निकल चुका है, और यहाँ जो बचेगा वो बचेगा a + b + c। बिल्कुल सेम वे में ये b - c है, यहाँ से भी आप एक b - c जनरेट कर सकते हो। तो ये b - c कॉमन निकल के 0 1, और यहाँ पे भी a + b + c। और अगला आर्ग्यूमेंट अपना होगा R1 एंड R2, 2 rows आर सेम, दिस मीन्स वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। तो ये था अपना
यूज ऑफ प्रॉपर्टीज टू प्रूव सिंपल एग्जाम्पल्स। ऐसे एनसीईआरटी में आपको सीबीएसई में प्रूव दैट के सवाल भी बन सकते हो और वहां पे क्लियरली लिखा होगा विदाउट एक्सपांशन आपको ये प्रूव करना है। अगर आप एक्सपांड करके प्रूव करोगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको प्रॉपर्टीज को यूज करते आना चाहिए। फॉर द बोर्ड्स पार्ट आई एम टेलिंग यू, बट कॉम्पिटिटिव में भी एक्सपांशन के बजाय प्रॉपर्टीज लगाना बहुत हेल्पफुल रहता है। थर्ड प्रॉब्लम आइए ट्राई करते हैं इसी पे। हिंट, पहली रो है 1 1 1, तो आप लोग कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करना चालू करो। ठीक है, अगर आप अटेम्प्ट कर चुके हो तो आप सोल्यूशन इसका समझो। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, फर्स्ट कॉलम की जगह C1 माइनस C2, फिर सेकंड कॉलम की जगह C2 माइनस C3। वी हैव सब्ट्रैक्टेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर हम लोग सेकंड और थर्ड कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, अगली स्टेप में कॉमन फैक्टर्स बनाएंगे। कॉमन फैक्टर्स कैसे बनाएंगे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्यों ना हम लोग पहले कॉलम में से ए माइनस बी को बाहर ले लें। बिल्कुल सेम वे में सेकेंड कॉलम में से बी माइनस सी को बाहर ले लें, तो जो बचेगा अपने पास वो बचेगा ये वाला डिटर्मिनेंट। कौन सा वाला डिटर्मिनेंट अपने पास बचेगा, ये एक आसान सा डिटर्मिनेंट जिसमें दो दो जीरो हैं। तो आप फिर उसके बाद फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड कर सकते हो, तो अपने को इजीली जो प्रूव करना था वो हो जाएगा। देखो प्रैक्टिस का खेल है सारा, ये कौन से प्रॉपर्टी लगानी है, कैसा एक्सपांशन करना है, वो सब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद दिखने लग जाएगा। इसलिए मैं ढेर सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन, इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। ठीक, मैं आंसर भी बता देता हूँ आपको, आंसर 0 आएगा। कैसे करोगे, ट्राई करो। इफ यू हैव ट्राइड दिस प्रॉब्लम सो लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन रहेगा R3 goes to R3 minus R2, then R2 goes to R2 minus R1। तो इससे क्या होगा, सेकेंड और थर्ड रो सेम हो जाएगी, और दो रोज अगर सेम होती है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होता है। लेट अस ट्राई अनदर प्रॉब्लम। ये थोड़ा कैलकुलेटिव लेंथी प्रॉब्लम है, ठीक है, बट हिंट आपको पता है कौन से ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे। देखो क्या हिंट है इसका, फर्स्ट रो सेम है। आगे आप समझदार हो, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, अच्छे से अटेम्प्ट करो और प्रूव करने की कोशिश करो। अगर आप ये प्रॉब्लम ट्राई कर चुके हैं तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सो प्रॉब्लम में क्या होगा, हम लोग लगाएंगे अपने स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, C1 गोज टू C1 माइनस C2, C2 गोज टू C2 माइनस C3। ये दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद कुछ यहाँ तक के अपने डिटरमिनेंट पहुंच जाएगा। फिर क्या होगा, हमें फर्स्ट कॉलम में से कुछ कॉमन निकलता हुआ नजर आएगा, दैट इज A माइनस बी। सेकेंड कॉलम में से हमें कॉमन मिलेगा B माइनस सी। तो ये कॉमन निकालने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो ये बड़ा सा डिटर्मिनेंट होगा। अब इसमें अच्छी बात ये है कि अपने पास 0 0 आ गया है, तो आप लोग डायरेक्टली एक्सपांशन अलोंग 1 बोल सकते हैं। पर मैं आपको बोलूंगा बेटा एक और प्रॉपर्टी लगाओ भाई, इस 1 और 1 को भी निपटा दो, है ना। तो कैसे, C1 गोज टू C1 माइनस C2, C1 गोज टू C1 माइनस C2। क्या फायदा होगा, जो ये वाला 1 है वो भी कट के 0 हो जाएगा। अब आप फाइनली इस वाले डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, तो कहां तक पहुंची अपनी बात, अपनी बात पहुंची है एक ऐसे बड़े से डिटर्मिनेंट पे, एक कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जो अपना स्टार्टिंग डिटर्मिनेंट था उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स थे, पर जहां पे अपन पहुंचे हैं अभी उसमें बहुत सारे जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तीन तीन जीरो आ गए हैं। तो हम किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड कर सकते हैं। फैक्टर्स आपको दिखने चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली अपने को फैक्टराइज करने को ही बोला गया है ना, ये अपने को फैक्टर्स में तोड़ना है। तो आप लोग फैक्टर्स इसमें रीड करो। ठीक, सो फाइनली जो इसका आंसर होगा एक्सपांड करने के बाद वो कुछ इस तरीके से आएगा। और हम लोग एक ऐसी स्टेज पे अगर पहुंच जाते हैं जिसमें हम लोग एक्सपांशन करके बहुत इजीली निकाल सकते हैं, सो व्हाई नॉट एक्सपांड इट। तो इसको आप लोग एक्सपांड कर लेंगे और किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड कर सकते हो। बट द सजेशन विल बी एक ऐसी रो या एक ऐसे कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड करो जहां पे ढेर सारे जीरोज हो। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। करेक्ट, सो दिस इज व्हाट एक्चुअली वी हैव टू प्रूव। अपने को यही प्रूव करना था अपने फिफ्थ प्रॉब्लम में। सिक्स्थ प्रॉब्लम आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये प्रॉब्लम हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी लिया था, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो आइए अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं। हमने एक्सपांशन से किया था, अब हम लोग इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज़ आप समझना है, इसमें एक और एक्स्ट्रा नया कॉन्सेप्ट आपको बताना है। हम लोग पता है क्या करते हैं, अगर मैं बोलता हूँ R1 गोज टू R1 प्लस R2, तो क्या आएगा मेरे पास, A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं लगाता हूं R1 गोज टू R1 प्लस R3,
ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, सब बताता हूँ, ठीक। तो यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ आएगा b प्लस सी प्लस ए, यहाँ आएगा c प्लस ए प्लस बी। सेकेंड रो चेंज हुआ क्या, नहीं, बी सी ए। थर्ड रो चेंज हुआ क्या, सी ए बी, नहीं, ठीक। तो आपने देखा मैंने दो एक्सपांशन लगाए, एक के बाद एक बैक टू बैक, और फाइनली ओरिजिनल में और फाइनल में सिर्फ फर्स्ट रो चेंज हुई है, क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट रो पे लगा रहा हूँ, ठीक। सेकेंड रो और थर्ड रो चेंज नहीं हुई है। अब क्या मैं यहाँ पे R1 की जगह MR2 ले सकता था, R1 की जगह NR3 ले सकता था, करेक्ट, बस M और N एक्स्ट्रा आता। सो माई पॉइंट इज, क्या मैं इन दोनों स्टेप्स को क्लब नहीं कर सकता? मैं आपको दो स्टेप्स को क्लब करना सिखा रहा हूँ। क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि सर क्यों ना आप इन दोनों स्टेप्स को अलग अलग ना करते हुए आप डायरेक्टली बोलो कि हम रख सकते हैं R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं एक साथ कर सकता हूँ ना, क्योंकि इवेंचुअली मैं क्या करूंगा, मैं R1 पे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, तो एक बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से R2 को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगली बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो R3, मतलब जब R2 इन्वॉल्व हो रहा है तो R3 डिस्टर्ब नहीं हो रहा, और जब R3 इन्वॉल्व हो रहा है तो R2 डिस्टर्ब नहीं हो रहा। सो हम लोग इकट्ठा, इन जनरल प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा सा और जनरलाइज करता हूँ। इन जनरल यू कैन यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप, आप एक स्टेप में इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। माई होल पॉइंट विल बी, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन R1 पे लगा रहे हो तो आप R1 का कोएफिशिएंट कुछ और नहीं, आपको 1 ही रखना पड़ेगा। हाँ, R2 और R3 के कोएफिशिएंट आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपको ये समझ में आता है तो हम लोग इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को फिर डिस्कस करते हैं। और यही क्यों लगा रहा हूँ R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि ऐसा करने से वी हैव अप्लाइड द ट्रांसफॉर्मेशन दिस। आप दो अलग अलग स्टेप में भी लगा सकते हो, एक बार आप R1 प्लस R2 और एक बार आप R1 प्लस R3 लगा लो। ऐसा करने से फायदा ये हुआ बेटा कि फर्स्ट रो a प्लस बी प्लस सी कॉमन एलिमेंट बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा 1 1 और 1। आगे का खेल आपको आता है, यू आर स्मार्ट इनफ, हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर रो में 1 1 1 है तो कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करना चालू कर दो, इजंट इट? ऐसे ही किया था ना हमने। तो हम लोग लैंड अप होंगे इस जगह पे, ठीक है। हम लोग कहाँ पहुँच गए, हम लोग कुछ यहाँ पहुँच गए हैं। अपना डिटर्मिनेंट जो है वो ऐसा बन जाएगा, और जो फाइनली 0 0 1 दिख गया अपने को, ये 0 0 1 दिख गया, सिंपली एक्सपांड अलोंग दैट रो, जहाँ पे 0 0 0 उसके अलोंग आप एक्सपांड कर दो, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो अपना जो रिजल्ट मिल रहा है ना, अपने को ये रिजल्ट मिला है, ठीक है, अपने को यहाँ तक के एक्सपांड करने से मिल गया। अब आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस। याद है हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब अपने को एक्सपांड करने से डायरेक्ट ये रिजल्ट मिला था, फिर हमने रिवर्स प्रॉपर्टी सोच के यहाँ से यहाँ उल्टा किया था। तो रिवर्स सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, फैक्टर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, टूटे हुए अगर दो फैक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करके आप इसको प्रूव कर सकते हो। और जस्ट फॉर अ रिवीजन, आपके रिवीजन के लिए, आप कोई बता सकता है क्या ये एक और किसी चीज़ के बराबर होता है? मैंने याद रखने को भी बोला था, याद आ रहा है कुछ? हाँ, ये इसके बराबर भी होता है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर एंड c माइनस a का स्क्वायर। दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो इक्वल टू दिस थिंग, इसके बराबर भी ये होता है। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम प्रूव कर सकते हैं। ये नंबर इसके बराबर भी होता है, ये इसके बराबर भी होता है, ठीक है। तो अपने जो प्रूफ था वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। आप लोग फटाफट ट्राई करो इस 7th प्रॉब्लम को, सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो अगर आप कर चुके हो तो लेट अस डिस्कस इट अगेन। सेम ट्रांसफॉर्मेशन, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाएंगे हम लोग, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, और एक बार ये कॉमन आ गया फिर आगे का खेल आपको आता है, ठीक है। तो आप इस सोल्यूशन को देखिए और समझिए, और जो फाइनल आंसर आएगा, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, फाइनल आंसर जो आएगा कॉमन वॉमन निकाल के, ढेर सारे नंबर्स कॉमन निकलते जाएंगे, फाइनल आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा n इक्वल टू 3, ठीक है। हम सिंपली कंपेयर कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी की पावर n। ऑन कंपेयरिंग वी गेट अवर फाइनल आंसर n इज इक्वल टू 3। तो इंटरमीडिएटरी स्टेप्स आप फिगर आउट कीजिए, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वेरियस प्रॉपर्टीज। तो सारे प्रॉपर्टीज जो है आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको प्रॉपर्टीज कैसे यूज करनी है, कैसे यूज होती है, सब नजर में आते जाएगा। सो ये था बेसिक स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। अब हम लोग आगे इसके बाद फैक्टराइजेशन वगैरह और डिफरेंशिएशन पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। और बेसिक जो डिटर्मिनेंट है जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, पता है यही सब यूज होने वाला है। मेनली जो हमने चैप्टर अभी तक पढ़ा है, सही मायनों में यही चैप्टर आगे यूज होगा, और यही पूरा कोर ऑफ द चैप्टर है। तो इसको आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें एफिशिएंट होते जाओगे। सो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक्स। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।